हेलो दोस्तों, आइए हम सब इतिहास के घटना चक्र के मॉडर्न हिस्ट्री को हम सब अच्छी तरीके से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हम सबका जो है ना आज क्लास स्टार्ट होगा। कहाँ से आइए देखते हैं। भारत भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता तक करा दिए थे, ठीक है। आज हम सबका यहाँ से यहाँ तक पूरा अंतिम क्लास है आज मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का आज घटना चक्र का आज लास्ट क्लास है। इसमें हम सबका जो है ना समाप्त अच्छी पूरी प्रकार से पूरा आधुनिक भारत से यहीं से यहाँ से लेकर हम सब पूरा करते हुए पूरा अंतिम आ गए। बस आज लास्ट क्लास है। भारत में संवैधानिक संवैधानिक विकास से आज स्टार्ट करेंगे। बस हम सबका आज मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आइए अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो हम सब आज अपने अपने चैप्टर पे आ गए हैं, भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास हम सबका चैप्टर है। आइए इससे संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है सभी को अच्छी प्रकार से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस साल जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में पारित किया गया था, ठीक है। ब्रिटिश संसद ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया। इसके तहत मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1773 में। ऊपर हम सब देख चुके हैं। आइए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। यानी किस अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? यह 1786 के एक्ट के तहत। 1786 के एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। कॉर्नवालिस जो है ना गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था और 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। यानी कि अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया और अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का भी अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ये दोनों अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 के एक्ट के तहत ये अधिकार पाए थे। पिट्स इंडिया यानी पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा जो कब पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में पारित किया गया। याद रखना है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में पारित किया गया और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मुख्य प्रावधान थे, कंपनी नागरिक और सैन्य राजस्व मामले को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करेगा और भारत में गवर्नर जनरल की परिषद को सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया। यानी भारत में जो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया और नागरिक और सैन्य अधिकारी को जो भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों का विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया। यानी कि नागरिक और सैन्य अधिकारी को भारत और ब्रिटेन में अपने संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली सिद्धांततः स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए यानी यूपीएससी के लिए जो ना इसमें यूपीएससी के लिए जो आज का यूपीएससी वही है, नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब? 1853 में जो ना प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया। यानी प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली 1853 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारी का वेतन सरकार निश्चय करेगी परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया, ठीक है। इसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आइए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में जो ना भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया? यानी किस अधिनियम में जो ना भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया? किस अधिनियम के तहत? आइए अधिनियम है हम सबका भारत शासन अधिनियम 1909। 1909 के माध्यम से जो ना पृथक निर्वाचन मंडल, याद है 1909 भारत शासन अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो के द्वारा लाया गया था जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र
के तहत चुनाव लड़ने का अधिकार मिला था मुस्लिमों को 1909, वही भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 मिंटो या मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी का कहना था मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, और ये रियलिटी है। वो मार्ले मिंटो एक्ट के तहत ही हम सबका आज भारत पाकिस्तान जो दो भाग में बटा बना है, इसका इसी अधिवेशन का रोल है इसमें, नहीं तो कभी ऐसा नहीं होता। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है किस अधिनियम से हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है ना, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत के राज्य सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इसका कार्य भारत सरकार के लिए जो है ना अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना और व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों को देखभाल आदि करना था। ठीक है, और उच्चायुक्त और उनके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। यानी कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से किया गया? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। ठीक है, आइए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट जन भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। ठीक है, तत्कालीन भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जन भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। इस अधिनियम के तहत जन प्रांतों में पहली बार जन द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया। आइए, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो लॉयड जॉर्ज थे, यानी लॉयड जॉर्ज थे। लॉयड जॉर्ज याद रखना। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे। तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो ना डेविड लॉयड जॉर्ज थे, जो 1916 से 1922 तक यूके का प्रधानमंत्री रहा। यानी 1916 से 1922 तक जो है ना, ये लॉयड लॉयड जॉर्ज जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। किस अधिनियम? थोड़ा सा पराकर बस। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं थे? ये 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही गायब था। इंजन ही गायब था किसमें? 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है, इंजन नहीं है। वे वर्ष 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्ष में विश्वास रखने वाले थे। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ये जो ना प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955, यानी ब्रिटिश शासन काल के संविधान में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? यानी कौन ब्रिटिश संविधान से संबंधित कानून नहीं बना था? ये रेगुलेटिंग एक्ट था ब्रिटेन का, ब्रिटिश से संबंधित है। चार्टर एक्ट भी ब्रिटिश से, गवर्नर एक्ट भी 1919 भी ये नहीं था, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये तो सिंपल बात है। ऐसे भी ब्रिटिश शासन काल के संविधान संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? 1955 ईस्वी देख के ही ऐसे भी छटा जाएगा, क्योंकि 1955 में ब्रिटिश का क्या लेना देना, जब 1947 में हम सब कहानी खत्म हो गया, आज़ाद उजाद होके बाहर आ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसने जो ना गुलामी का चार्टर बताया? भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने जो ना गुलामी का चार्टर बताया? ये जो है ना उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 12 अप्रैल 1936 को अपने
अध्यक्षीय भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना भारत सरकार अधिनियम 1935 को ना गुलामी का चार्टर कहा था। यानी गुलामी का चार्टर जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। कब? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में 1936 में बोला गया था, 1936 में लखनऊ अधिवेशन में। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय जनता दोनों शामिल थे। हालांकि यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ सका। इस अधिनियम के तहत केंद्र में जो द्विसदनीय विधानमंडल का गठन का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो समाप्त की, क्या समाप्त की? प्रांतीय द्वैध शासन, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 ने समाप्त किया। क्या समाप्त किया? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया। प्रांत से हटा के जो ना केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया, केंद्र से हटा के 19 में। और प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1919 में लागू हुआ था ये। और यहाँ से हटाकर, प्रांत से हटाकर केंद्र में लागू हो गया 1935 में। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्ता लागू की। फलस्वरूप आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय में भेद समाप्त हो गए। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो गई। 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक विशेषता नहीं है? भारत शासन अधिनियम का एक विशेषता कौन सा नहीं है? 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ये विशेषता नहीं है। ठीक है। आइए, भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता में भारत भारत के संघ का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन तथा प्रांतीय स्वायत्ता शामिल थे, परंतु 1935 के अधिनियम के मूल्यांकन के प्रावधान इसमें नहीं थे। ठीक है। इस अधिनियम में जनसंघीय न्यायालय की स्थापना और केंद्र में प्रांतों की शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में जो है द्वैध शासन आदि के प्रावधान भी किए गए थे। भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। किस अधिनियम ने जो ना भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? ये जो ना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। आइए, ब्रिटिश संसद के द्वारा जो पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश भारत के विभाजन को स्वीकृति दी और दो नए स्वतंत्र राज्यों यानी डोमिनियन भारत और पाकिस्तान के गठन को विधिक अधिकार प्रदान किया। इस अधिनियम को जो 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई और इसमें 15 अगस्त 1947 से भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों के अस्तित्व में आने का प्रावधान किया गया। द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन के जनक सर लियोनस कार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन के जनक जो लियोनस कार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन के जनक जो लियोनस कार्टिस को माना जाता है। सर लियोनस कार्टिस को जो है द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसने द्वैध शासन संबंधी विचार जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने थे। ऐसे भी द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। ठीक है। मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? यह द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली पर मुद्दीमन कमेटी को द्वैध शासन प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। ये टीआरई 3 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, मुद्दीमन समिति, ये क्वेश्चन किसी से नहीं बना होगा क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है, ये देखने को नहीं मिला पहली बार। मुद्दीमन समिति जो मुद्दीमैन समिति की नियुक्ति जो 1924 में अलेक्जेंडर मुद्दीमन के नेतृत्व में हुई थी। इस समिति को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित संविधान पर द्वैध शासन के मुद्दे पर चर्चा और जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सदस्यों के अलावे इसमें 6 भारतीय सदस्य भी थे। शिव स्वामी अय्यर, आर पी प्रांजपे, तेज बहादुर सप्रू, विजय चंद्र मेहताब और मोहम्मद शफी मोहम्मद अली जिन्ना समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1925 में दी थी। अब आइए, नेक्स्ट है आधुनिक इतिहास से विविध से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। जो भी बने होंगे हम सब डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। एम
एमएओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य के नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। यह है थियो थियोडोर बैक थियोडोर बैक इसका नाम है थियोडोर बैक। 71वीं में पूछा गया लेटेस्ट है। एमएओ कॉलेज मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में यहाँ जो मुस्लिम अलगाववादी प्रवृत्तियां उभरी उन्हें प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों में एमएओ एमएओ कॉलेज यानी अलीगढ़ के प्रधानाचार्य थियोडोर बैक प्रमुख रहे। थियोडोर बैक प्रमुख रहे। आधुनिक भारतीय इतिहास निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए यानी आधुनिक भारतीय इतिहास को जो निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए पहले जो है ना इसका पहले हो जाएगा हम सबका बंदी बंदी बसा की लड़ाई। ठीक उसके बाद आ जाएगा एक नंबर पे ये हो जाएगा। उसके बाद राजा नंद कुमार की मृत्यु 2 नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हम सबका सलवाई की संधि। ठीक है 3 नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु। इस प्रकार हम सबका अरेंजमेंट होगा। बंदी बसा की लड़ाई पहले हो जाएगा। उसके बाद जो राजा नंद कुमार की मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद सलवाई की संधि। उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो ठीक है टीपू सुल्तान की मृत्यु तो अंतिम ही होना होगा। आइए 4 घटनाओं को स्वीकृत निम्न प्रकार है। 71वीं का है लेटेस्ट क्वेश्चन। बंदी बंदी बांस यानी बंदी ओ सॉरी बंदीवास गलत लिखा। बॉन्डीवास नहीं लिखा दोस्तों इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। वनडीवास की लड़ाई जो है यह तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ी गई निर्णायक लड़ाई थी जो 1760 ईस्वी में हुई। यह चारों में सबसे प्राचीन घटना है। ठीक है वनडीवास की लड़ाई 1760 सिंपल है सबसे पहले है। 1 नंबर पे वही आएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है राजा नंद कुमार की मृत्युदंड। राजा नंद कुमार को मृत्युदंड। बंगाल के उच्च ब्राह्मण और पूर्व दीवान राजा नंद कुमार को जालसाजी के आरोप में मुकदमा चलाकर फांसी दी गई थी। यह घटना 1775 में कलकत्ता में हुई थी। यह घटना जो है ना 1775 में कलकत्ता में हुई थी। अब आइए सलवाई की संधि। सलवाई की संधि जो है ना प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 जो हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच हुए समझौते को सलवाई की संधि कहा जाता है। यह संधि 1782 में हुई। ठीक है टीपू सुल्तान की मृत्यु। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में के दौरान श्रीरंगपट्टनम में मारे गए थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में मारे गए थे। यूनाइटेड किंगडम की महारानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है इन्होंने जो 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक 8 सितंबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 1952 में एलिजाबेथ द्वितीय ने यूनाइटेड किंगडम की सत्ता संभाली। 1952 से ही सत्ता संभाली थी। इस प्रकार उन्होंने 70 वर्ष 214 दिन यानी कि 6 फरवरी 1952 से 8 सितंबर 2022 तक शासन किया। अतः निकटतम उत्तर के रूप में ये चयन किया गया है। 1970 वर्ष का शासन 96 वर्ष की आयु में मृत्यु। महारानी विक्टोरिया को जो ना भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 में। याद रखना दोस्तों इसको। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877। ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है पता नहीं क्यों इसलिए इसको अच्छी प्रकार से याद रखिए। 1877 76 पे नहीं 1877 याद रखना। 76 77 में कंफ्यूजन हो जाता है। महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 बस। राजा राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टेटल्स एक्ट यानी 1876 ब्रिटिश संसद के द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी
1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। यानी कि 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, इसीलिए 1877 मराठा है दोस्तों। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड सेवन को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज फाइव को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। यानी एडवर्ड यानी इस प्रकार एडवर्ड सेवन को 1903 में भारत का सम्राट और जॉर्ज फाइव को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत का महारानी कब बनी? 1877। बस याद रखना 1877 में बना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों का नारा दिया और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। सब सही है, ये सबका सब सही है। ठीक है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। ठीक है। वर्ष 1893 शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। यह भी सही है। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा प्रणाली शिक्षा के अग्रणी थे, इसलिए ये सब सही है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये पहले भारतीय जन राजा राम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने जो ना मानव अधिकारों को लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्रपाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता के संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। किसने 1921 में पहली बार जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? ये मौलाना हजरत मोहनी है ना। मौलाना हजरत मोहनी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। मौलाना हजरत मोहनी ने। ठीक है। वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास के जेल होने के कारण हकीम अजमल खान ने की थी। यानी 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था। याद रखना, हकीम अजमल खान ने किया था। ठीक। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहनी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाई थी, परंतु गांधी जी ने इस मांग का विरोध किया और मांग निरस्त कर दी गई। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को दुनिया को प्रेरित किया। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है, जिसने न केवल फ्रांस अपितु पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुआ। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुआ। उस समय फ्रांस के राजा लुईस सोलमा थे। सर सैयद अहमद खान सबसे कटु आलोचक कौन थे? सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक जो है ना जमालुद्दीन अफगानी थे। जमालुद्दीन अफगानी जो है ना सर सैयद अहमद खान के कटु आलोचक थे। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक जमालुद्दीन अफगानी थे। वही अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रभाव सैयद अहमद ने किया। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। उसके विरोध में बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ मिलकर 1888 ईस्वी यूनाइटेड किंगडम पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है। अब आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये देखना है दोस्तों। ठीक है। 1905 जो है ना बंगाल विभाजन। ठीक है। और 1908 में कांग्रेस में फूट नहीं हुआ था। 1907 में कांग्रेस में फूट हुआ था सूरत अधिवेशन में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब आई 1919 रोलक सत्याग्रह। 1919 में रोलक सत्याग्रह हुआ था, सही बात है। बंगाल विभाजन जो है ना 1905 में, रोलक सत्याग्रह 1919 में हुआ। कांग्रेस में फूट और
रिलैक्ट एक्ट 1919 कांग्रेस में फूट या कांग्रेस विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। आगे बढ़िए। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगस्त 1923 के अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है ना 1923 के बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जो हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से थे और उन्होंने 1923 में बनारस में आयोजित हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बनारस में इसी अधिवेशन में जन शुद्धि जैसे आंदोलन का स्वागत किया गया था। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में अभ्युदय तथा द लीडर का प्रकाशन आरंभ किया तथा हिंदुस्तान तथा द इंडियन यूनियन जैसे समाचार पत्रों का संपादक भी रहे तथा द इंडियन यूनियन जैसे समाचार पत्रों का संपादक भी रहे। ठीक है। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस। नोआखली में नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस। बंगाल के नोआखली क्षेत्र में फैले हिंसा के दौरान महात्मा गांधी के निजी सचिव प्रसिद्ध बंगाली मानव शास्त्री और गांधीवादी नेता निर्मल कुमार बोस थे। ठीक है। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस। उन्होंने बंगाल में महात्मा गांधी को दो भाषीय के रूप में भी कार्य किया। वह वर्ष 1946-47 में महात्मा गांधी के निजी सचिव भी रहे। 1947-48 में महात्मा गांधी के निजी सचिव भी रहे। बम्बई योजना बम्बई योजना में प्रस्ताव था। बम्बई योजना में प्रस्ताव था तीव्र आर्थिक विकास दर, समान वेतन। आइए ये ऑप्शन है तो इससे संबंधित देखते हैं। बम्बई योजना वर्ष 1944 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र आर्थिक विकास की बात की गई। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रम की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। इस आधार पर ई सही होगा। एक से अधिक आंसर हो जाएगा ये और समान वितरण का। भारत के प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना 1872। भारत में प्रथम जनगणना जो है 1872 अंग्रेजों के शासनकाल में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराई गई थी। ठीक है। सर्वप्रथम भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय कराई गई थी, किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन जो है ना जनगणना 1881 में प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। यानी क्वेश्चन आएगा भारत में प्रथम जनगणना तो 1872 लॉर्ड मेयो का शासनकाल मारेंगे। लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में कराई गई थी, ये तो प्रथम जनगणना पूछेगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए प्रथम नियमित जनगणना तब 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, ये मानना है। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। किस डोगरा किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख और बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? यह जोरावर सिंह। किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख और बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्से में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? जोरावर सिंह। जम्मू जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासक गुलाब सिंह के सेनानायक और किश्तवाड़ के गवर्नर जोरावर सिंह 1834 और 1841 ईस्वी के बीच लद्दाख और बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्से में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। 1841 में पश्चिम तिब्बत अभियान के दौरान युद्ध में मारे गए थे। अमृतसर की संधि जो है मार्च 1943 ईस्वी के औपनिवेशिक शासकों के द्वारा जो है ना गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया। कश्मीर को गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया, कश्मीरियों को बेच दिया था दोस्तों। सोचिए, महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू और कश्मीर के साथ एकीकृत किया।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। लईक अली निजाम लईक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। लईक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। पहला सही है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था। सही पूछ रहा है ना दोस्तों? तो ये हैदराबाद के साथ नहीं चला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और चार और पाँच। शाह नवाज भुट्टो जो ना जूनागढ़ स्टेट के अधिकारी दीवान आखिरी दीवान थे। शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। और के एम मुंशी भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। के एम मुंशी को जो ना भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। अब आइए डिटेल देखते हैं हम सब अच्छी प्रकार से। मीर लईक अली हैदराबाद के निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट। निजाम के शासनकाल में हैदराबाद जो है ना आखिरी प्रधानमंत्री थे। हैदराबाद के भारत में सम्मिलित थे तो जो ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में लगभग 5 दिन की अवधि का था। हैदराबाद में हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन 48 घंटे तक चला था। नहीं। अब ऑपरेशन हैदराबाद को भारत में सम्मिलित है तो ऑपरेशन पोलो सही है। पर सितंबर 1948 लगभग 5 दिनों का अवधि का था। 48 घंटे जो था ना दोस्तों, इसीलिए ये गलत है। 48 घंटे की जगह 5 दिन होगा। ये ऑपरेशन पोलो जो है 5 दिन तक चला था। ठीक है, ना कि 48 घंटे। नहीं तो वो भी सही रहता। कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ने इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र यानी कि उसको विलय पत्र बोलते हैं। विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए। यानी 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए। और शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। शाह नवाज भुट्टो जो है जूनागढ़ स्टेट के आखिरी नवाब थे। और के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत में अपने एजेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकार 1, 4, 5 सही होगा। किसने कहा है जब तक हम तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारा सांप्रदायिक सांप्रदायिक मतभेद हमेशा परेशान करते रहेंगे? ये किसने कहा था? ये जो है लुईस फिशर को दिए गए शख्सियत महात्मा गांधी का। अच्छा, महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद में परेशान करते रहेंगे। सांप्रदायिकता मतभेद पूरा लड़ा के रखा हुआ था अंग्रेज के दौरान दोस्तों। हिंदू को मुस्लिम से और दलित को हिंदू से। इस प्रकार ये कथन जो है ना महात्मा गांधी का है। इन्होंने जो ना लुईस फिशर को दिए गए साक्षात्कार में, यानी लुईस फिशर को जो इंटरव्यू दिया था उसी में ये बात बोला गया। आइए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए। यानी कि ऊपर दी गई घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सा सही काल क्रमानुक्रम यानी कालक्रम में सजाना है। ठीक है, क्रम तरीके से सजाना है। पहले कौन था? पहले जो है सूरत अधिवेशन, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था सूरत विभाजन। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। सी नंबर सूरत विभाजन हो जाएगा। एक नंबर पे सूरत विभाजन। उसके बाद आता है मिंटो मरले सुधार, लॉर्ड मिंटो मरले सुधार 1909। और उसके बाद आ जाता है कौन? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है ना 1916 में हुआ था स्टार्ट। और खैरा सत्याग्रह तो 1918 में। इस प्रकार हम सबका सब क्रम इस तरीके से शुरू हो जाता है कि सूरत विभाजन 1907, पार्लियामेंट सुधार 1909, होम रूल 1916, उसके बाद खेरा 1918। ठीक, आइए देखते हैं सूरत विभाजन कहीं मिस्टेक। सूरत विभाजन 1907, पार्लियामेंट 1909, होम रूल आंदोलन 1916, खेरा सत्याग्रह 1918 से। आइए बढ़ते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय का विचार को गांधी जी ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने किसी कदम यानी नीति की कसौटी के मूल्यांकन के लिए समाज के सबसे गरीब कमजोर व्यक्ति के लाभ को उस कदम नीति के मूल्यांकन का पैमाना माना। उनका यही अंतिम व्यक्ति जो है ना केंद्रित विचार अंत्योदय के विचार ही की आत्मा। हालांकि अंत्योदय के विचार या दर्शन को लोक प्रसिद्ध बनाने का श्रेय जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। भारत में
वह महान एकता करता था। भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों की सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी ज़िम्मेदारी के साथ स्वीकार करवाया था। किसने कहा? ये जन उपयुक्त में से कोई नहीं है। आइए देखते हैं। है तो कोई नहीं, पर ये जन जवाहरलाल नेहरू का है, इस जिसमें उन्हें उन्हें महात्मा गांधी के बारे में कहा है। अच्छा, ये किसने कहा? यह कहा है जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। क्या कहा? आइए फिर से। भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्र और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया। यह किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसके बारे में कहा? महात्मा गांधी के बारे में कहा है। बस इतना याद रखिए। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल गए? वह जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो है ना, निम्न उद्योगपतियों में से कौन जो लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल चले गए? जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के कोषाध्यक्ष रहे। अच्छा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे और वे 1927 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की थी। अंबाबाई अंबाबाई जो ना एक अंबाबाई स्वतंत्रता सेनानी जो ना भारत के किस राज्य की थी? अंबाबाई स्वतंत्रता सेनानी जो है वह भारत के कर्नाटक राज्य की थी। ठीक है। अंबाबाई का जन्म जो 1889 में जो ना तत्कालीन मैसूर राज्य अब कर्नाटक के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन के दक्षिणी भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने जो ना उडुपी में विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था। यानी उडुपी में ठीक है। उन्होंने उडुपी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष में भारतीय सिविल सर्वेंट से हटाया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्वेंट से हटाया गया था? 1874 में। 1874 में जो ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्वेंट से हटा दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस यानी आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने वह दूसरा भारतीय था जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसकी प्रथम नियुक्ति जो है सिलहट यानी बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण 1874 में पद से हटा दिया गया। 1874 में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पद से हटा दिया गया। अतः अतः जो है सदैव और सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बटन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह जन सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। यह सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था कि सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे जो ना व्हाइट मैन्स बटन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? वह जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। समाजवाद के समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन और देसी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित थे। ठीक है। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। 9वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में जन राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार मदद की? 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? वो जो ना, आइए देखते हैं किस प्रकार मदद की। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों में आग्रह किया। ये भी सही है। इतिहासकार पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीय को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके।
ये भी सही है। भारत में जो है गौरवशाली अतीत के बारे में लिख कर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व कराने करने का आग्रह करके राष्ट्रीय भावना पैदा कर रहा था। सब सही है दोस्तों। सभी विकल्पगत सभी कथनों में ने 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत की राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में सहायता की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों। पहले कौन हुआ था ये ना, दांडी मार्च जो है ना, दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। ठीक है। और साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन आया था 1928 में। इंडिया तो आ चुका था ना। अब पूना समझौता हुआ था 1932 में। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। आइए, घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले बी हो जाएगा 28, फिर ए 30, फिर डी हो जाएगा डी 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 31, फिर 32। सिंपल है। 28, 30, 31, 32। ठीक है। आइए नीचे देख। डांडी मार्च 1930। साइमन आयोग, अच्छा साइमन आयोग का गठन, गठन बोलेगा 27 हुआ था। इंडिया 28 में पहुंचा था दोस्तों, इसीलिए हम 28 लिख दिए। ठीक है। पुनः समझौता 1932। गांधी इरविन समझौता 1931। जवाहरलाल ने बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में, जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? ये जो ए एस गोपाल के द्वारा लिखा गया, एस गोपाल के द्वारा लिखा गया। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उस उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह कथन एस एस गोपाल का है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना जो ना सबसे पहले हुई थी? क्रिप्स मिशन का आगमन जो ना, क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। उसके बाद भारत छोड़ो प्रस्ताव हुआ था 1942 में। अच्छा, 1942 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1942 में हुआ था। पर मार्च में क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942, यानी 8 अगस्त, यानी कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है। पेन को क्या हो गया फिर? आइए पेन सिलेक्ट करते हैं। और गवर्नर जनरल पद पर जो है लॉर्ड बेवेल का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन अक्टूबर 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन जो है मार्च 1946 में। ठीक है। दी गई घटनाओं को सर्वप्रथम स्टफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। सर्वप्रथम स्टफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था, ध्यान रखना है। बारदोली, चौराचूड़ी और यरबदा और नोआखली, नोआखली कौन कहाँ है? पहले आइए नोआखली। नोआखली जो है ना पश्चिम बंगाल में है। और यरबदा, यरबदा जेल जो है ना गुजरात में है। और चौड़ी चौड़ा जो है ना उत्तर प्रदेश में है। और बारदोली, बारदोली महाराष्ट्र में है। आइए, क्या मिलान करना है इसमें यार। आइए बारदोली गुजरात, हाँ बारदोली गुजरात। यरबदा, यरबदा जेल गड़बड़ कर दिया क्या दोस्तों? आइए देखते। बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है। चौड़ी चौरा कौन उत्तर प्रदेश में है। और यही असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने थाना को जला दिया था और 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है। और गांधी जी ने 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यरबदा जेल महाराष्ट्र में, अच्छा गड़बड़ हो गया। यरबदा जेल जो है ना दोस्तों महाराष्ट्र में, यरबदा जेल महाराष्ट्र में और बारदोली गुजरात में, उल्टा हो गया। यरबदा जेल महाराष्ट्र में और बारदोली गुजरात में है। ठीक है। बारदोली गुजरात में है और यरबदा जेल महाराष्ट्र में है। यरबदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में नोआखली बांग्लादेश का हिस्सा है, न कि पश्चिम बंगाल राज्य का। भारत में विभाजन से पूर्व यह बंगाल प्रांत का भाग था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उदारवादी दल के टिकट से चुनाव लड़ा था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो 1825 से 1917 ईस्वी
1865 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में भारतीय छात्रों के बीच राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा और भारत की समस्या को ब्रिटिश जनता और सरकार के सामने रखना। 1892 में जो है लिबरल पार्टी यानी उदारवादी दल के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाते जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने जो ना अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पॉवर्टी और ब्रिटिश रूल इंडिया में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आर्थिक दुराव्यवस्था पर प्रकाश डाला। यानी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में जो ना भारत से धन निष्कासन सिद्धांत पर बल दिया तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसमें किया था? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में। इनमें से कौन जो है इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? इंग्लैंड इनमें से कौन जो है इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? अनाधिकारिक दूत जो है ना दादा भाई नौरोजी बने थे इंग्लैंड में। दादा भाई नौरोजी को जो है इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। यह भी याद रखना है। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को जो है प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को हुआ था और 1901 में उन्होंने शांति निकेतन के ब्रह्म ब्रह्मचर्य आश्रम नाम से एक विद्यालय प्रारंभ किया और 23 दिसंबर 1918 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की नींव रखी और 1913 में उनके गीतों की पुस्तक गीतांजलि ने अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग ऑफरिंग्स के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? भारतीय राजनीति 1947 में किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? ये अरुणा आसफ अली ने दिया था। अरुणा आसफ अली ने दिया था। अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वे स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठन करती थी। अरुणा आसफ अली भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई और 1950 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को रूस की यात्रा की। वर्ष 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन के गठन की सहयोगी रही। 1958 में दिल्ली के मेयर बनी और 1958 में जो पेट्रियाट समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह उन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। देवबंद देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अबुल कलाम आजाद। देवबंद उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से संबंधित है। मजमिल अल नदवा जो अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखे गए लेखों का संग्रह को उर्दू पत्रिका अल नदवा में प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद और इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। कैथरीन मेयो जो है ना एल एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? यानी कैथरीन मेयो और एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? ये रिश्ता जो है उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। कैथरीन मेयो और एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रूज के नाम जो 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वे वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज
में जो ना अध्यापक कार्य किया। उन्होंने जो ना भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के ज़रिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। किन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा। रजनी पामदत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ठीक है। रजनी पामदत्त ने उपयुक्त गंतव्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा। निम्न में से कौन सा जोड़ी सही है? सी आर दास देशबंधु के नाम से जाना, चितरंजन दास देशबंधु के नाम से जाना जाता है, ये सही है। ठीक है। वर्ष 1940 में विनोबा भावे द्वितीय विनोबा भावे जो ना द्वितीय सत्याग्रही थे, द्वितीय नहीं पहला सत्याग्रही थे। विलियम बेडरबन 1907 के कांग्रेस सभापति थे। कांग्रेस के सभापति जो है ना उस समय 1907 में रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष रास बिहारी घोष थे। ठीक है। और श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। आइए देखते हैं, आइए नीचे देख लेंगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में जो इंडिया हाउस की स्थापना की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो लंदन में, पेरिस में नहीं। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में नहीं, लंदन में। ठीक है। इस प्रकार सी आर दास और देशबंधु सही है। आइए देखते हैं डिटेल। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू जो द्वितीय सत्याग्रही बनाया गया था। और तीसरा सत्याग्रही जो ना ब्रह्मदत्त को बनाया गया था। तीसरा तीसरा सत्याग्रही जो ना ब्रह्मदत्त को। ठीक है। तो चितरंजन दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता और राजनीतिक वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देशबंधु की उपाधि प्रदान की गई थी चितरंजन दास को। और 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया, जबकि विलियम बेटरबल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1889 से 1910 चुने गए। और ठीक है, 1889 से 1910 चुने गए। 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। आइए हम सब देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता जो ना भारत था। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था, ये कैसे? गुट निरपेक्ष आंदोलन का भारत की पहल पर शुरू किया गया था। ध्यान तब है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए भारत को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। गुट निरपेक्ष देश का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में कंपाल यानी युगांडा में किया गया था। ठीक है। विश्व में शांति की और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? वह गुट निरपेक्ष का सिद्धांत। मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। मदर टेरेसा की जन्मभूमि अल्बानिया। मदर टेरेसा की जन्मभूमि जो ना अल्बानिया थी। मदर टेरेसा अल्बानिया मूल के नागरिक थे। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को वर्तमान उत्तर मैसेडोनिया के स्कोपजे स्कोपजे अल्बानिया के उत्तर मैसेडोनिया के स्कोपजे नामक शहर में हुआ था। वर्ष 1929 में वर्ष 1929 में कोलकाता के आई मदर टेरेसा ने निर्धनों और बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी नामक संस्था की 1950 में स्थापित की। और बेघर बीमार लोगों एवं दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक आश्रम गृह की स्थापना की। मदर टेरेसा 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को 79 में। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है क्या है? मिशनरी ऑफ चैरिटी। मिशनरी ऑफ चैरिटी जो है ना मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। मदर टेरेसा द्वारा मानव सेवा के लिए वर्ष 1950 में स्थापित धर्म संघ जो है ना मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी पुस्तक
किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? यह मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेज के संग्रह को व्यवस्थित करने के पहले प्रयासों से शुरू हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 के कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के शुरू हुआ। यह एक गैर सरकारी संस्थान था जो मालिकाना आधार चलाता था। पंचशील का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचशील का मुख्य उद्देश्य जो है ना, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये पंचशील का विशेषता। भारत चीन मध्य पंचशील समझौता 29 भारत चीन मध्य पंचशील समझौता जो 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौते पंचशील के पांचों सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। पंचशील के सिद्धांत है: पहला, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना से देखना है, और अनाक्रमण अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण न करना है। और तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? वह पंचशील समझौता। पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पांच सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के प्रदेश के बीच व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने और तीर्थ यात्रा और सफर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, 1954 के हस्ताक्षर, परंतु यह समझौता सीमा संबंधी मुद्दों को हल करने में असफल रहा और भारत और चीन का मध्य वर्ष युद्ध जो है 1962 में हो गया। 1962 में ही युद्ध हो गया। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? एएसआई के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंदम थे। ठीक है, एएसआई के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंदम। ये टीआरई 3 का क्वेश्चन है दोस्तों। भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण एएसआई के भारतीय सरकारी एजेंसी है जो देश के पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना में अलेक्जेंडर कनिंघम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इसके पहले महानिदेशक भी बने। स्वदेशी यानी कि स्वदेशी सेवक होम, वैंकूवर में। ठीक है, और यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल, योगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को, आईएनए आजाद हिंद फौज रंगून। स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर, यूनाइटेड किंगडम हाउस सियाटल, योगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को, आईएनए आजाद हिंद फौज रंगून। आईएनए का मुख्यालय सिंगापुर में था जो बाद में रंगून हस्तांतरित कर दिया गया। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही कूटों का चयन कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा खास खाकसार। खाकसार जो ना, इनाय इनाय इनायतुल्ला मशरिकी। और सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी सुभाष चंद्र बोस। और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर होगा। खाकसार इनायतुल्ला मशरिकी। सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण। ठीक, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बी आर अम्बेडकर, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, और खाकसार इनायतुल्ला मशरिकी। ठीक है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में संयुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर ऑस्टिन चैम्बरलैन। ठीक है, भारतीय मुद्रा पर वर्ष 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन के अध्यक्ष सर ऑस्टिन चैम्बरलैन थे। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? मुहाजिर कौमी आंदोलन जो है ना, पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों को एक राजनीतिक दल है। मुहाजिर कौमी आंदोलन पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। इसके नेता अफार अफाक अहमद है। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? दुनिया की
सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता जो है ना मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा पश्चिमी इराक के क्षेत्रों में विकसित हुई है। और इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास जो है ना नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। अब जो ना हम सब पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक, पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित जानते हैं। सही कथन है। आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है। आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है। ठीक, आर्यभट्ट जो है ना पांचवी छठी के महान खगोल शास्त्री यानी गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य थे। आर्यभट्टीय गणित संबंधी ग्रंथ है। लीलावती के रचनाकार भास्कर द्वितीय थे और पंच सिद्धांत के रचयिता बराहमिहिर थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य 375 से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 का शासनकाल है के दरबार में जो ना गणित सार संग्रह शून्य को भी संख्या माना गया। एक सेकंड। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। आइए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? जेम्स अगस्टम हिक्की जो है ना सही नहीं है। ठीक है। और दयानंद सरस्वती शताब्द प्रकाश है ये। रामास्वामी नेकर जस्टिस पार्टी, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज। आइए, जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में हिक, हिक्कीज बंगाल गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। वे कलकत्ता क्रॉनिकल से संबंध नहीं थे। ठीक है। जेम्स अगस्टम हिक्की के द्वारा जो ना 1780 में हिक्कीज बंगाल गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक, हिक्कीज बंगाल गजट निकाला था अगस्टम हिक्की के द्वारा। ठीक है। और कलकत्ता क्रॉनिकल से उनका कोई संबंध नहीं था। दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार प्रकाश है। ईवी रामास्वामी नेकर नायकर दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन तथा आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे। वे आगे चलकर जस्टिस पार्टी से जुड़े और ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों। आइए, स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत के निवासी ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्हें पाखंड खंडनी पताका लड़ाई। यानी 1867 ईस्वी में उसने पाखंड खंडनी पताका लड़ाया। ठीक है। 1867 में पाखंड खंडनी पताका लड़ाया और 1875 में उन्हें बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी विचार जो है उनके प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसका पुस्तक है? दयानंद सरस्वती का पुस्तक है, ये भी याद रखें। उनकी अन्य ग्रंथ रचनाएं पाखंड खंडन और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, अद्वैत खंडनम, पंच महायज्ञ विधि तथा पल्लवाचार्य मत खंडन, ये सभी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखा गया। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में की थी। उन्होंने श्री भागवत गीता के कर्म योग की विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा कि गीता पर तिलक जी का यह टीका है उनका शाश्वत स्मारक है। बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि मैंने पुस्तक का पहला मसौदा मैंने मांडले जेल में 1910 से 11 तक लिखा की शीतकालीन अवधि में तैयार किया था। इसके बाद जैसे जैसे नए विचार मेरे मन में आते गए, मैंने उस प्रारूप में समय समय पर सुधार किया तथा पुस्तक के जिन भागों का आवश्यकता
आवश्यक पुस्तकों के अभाव के में अधूरा छोड़ना पड़ा था, उन्हें कारागार से मुक्त होने के बाद पूरा किया। इससे स्पष्ट है कि गीता रस पुस्तक का अधिकांश हिस्सा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ना मंडले जेल में लिखा गया था तथा उसका कुछ हिस्सा जेल के बाहर जाने के उपरांत लिखा गया है। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? राजा 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? आइए देखते हैं स्टार मार्क्स क्या है। दिया गया त्रुटिपूर्ण राजा राम मोहन राय 1803 से 4 में लिखी गई प्रथम पुस्तक जो ना तूफत उल मुवाहिद्दीन यानी कि 1803-4 में प्रथम पुस्तक तूफत उल मुवाहिद्दीन लिखा गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिसका प्रकाशन 1805 में हुआ। इस पुस्तक की रचना अरबी प्रस्तावना के साथ मूलतः फारसी में की गई थी, जबकि इनकी एक अन्य पुस्तक वेदांत ग्रंथ का प्रकाशन 1815 में हुआ था। ठीक है, 1815 में क्वेश्चन में जिसका नाम लिखा गया है वेदांत वेदांत ग्रंथ का प्रकाशन 1815 में हुआ था, पर यह पहला नहीं दूसरा था अन्य पुस्तक का। पहला पुस्तक जो है ना तूफत उल मुवाहिदीन है जो 1805 में प्रकाशित हुआ था। तूफत उल मुहावदीन है, ये क्वेश्चन पूछ देगा तो राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक तूफत उल मुहाहिदीन 1805 में प्रकाशित हुई थी। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 1815 में प्रकाशित होने वाले वेदांत ग्रंथ इनकी पहली पुस्तक नहीं थी, इनकी दूसरी पुस्तक थी। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो गया था। आइए, बांग्ला नाटक नील दर्पण का जो है ना बांग्ला दर्पण बांग्ला नाटक नील बांग्ला बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद जो है बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। दीनबंधु मित्र के बांग्ला नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन 1859 से 60 में उल्लेख किया गया है तथा किसानों के शोषण की बारीकी से उभारा गया है। नील दर्पण पुस्तक का मूल बांग्ला भाषा में अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। नील दर्पण जो ना पुस्तक का मूल बांग्ला भाषा से अंग्रेजी अनुवाद नील दर्पण पुस्तक का मूल बांग्ला भाषा से अंग्रेजी अनुवाद बिना अनुवादन का नाम बताएं। 1861 इसमें प्रकाशित हुई था और उनके अनुवादक को केवल एक देशी व्यक्ति के रूप में लिखा गया है, मूल पाठ में लिखा गया है। इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण को प्रकाशित करने वाले तथा उनके देख रेख करने वाले जेम्स लॉन्ग ने कभी इनके अनुवादन के पहचान को उजागर नहीं किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और शिवनाथ शास्त्री जैसे समकालीन विद्वानों की मान्यता थी कि इनके अनुवादक माइकल मधुसूदन दत्त थे। हालांकि यह धारणा व्यापक है कि माइकल मधुसूदन इनके अनुवादक हैं, पर इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई। आज भी विवाद विषय बना हुआ है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो ना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष 1868 ईस्वी में अमृत बाजार गांव वर्तमान में जेसोर जिला बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है ना मोतीलाल घोष शिशिर कुमार घोष, दोनों को याद रखना। मोतीलाल घोष शिशिर कुमार घोष, ऐसे ज्यादा शिशिर कुमार ये ऑप्शन में रहता है। शिशिर कुमार है तो ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो मोतीलाल कुमार ना है। किंतु गांव में जो महामारी का प्रकोप फैलने के कारण इसका कार्यकाल 1871 ईस्वी में कलकत्ता हस्तांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 से बचने के लिए यह पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी। ठीक है, रातों रात अमृत बाजार पत्रिका जो है अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी 1878 में। द बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। 1901 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया का प्रकाशन में जो ना सहायक भूमिका निभाई थी। किसने किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा जो ना भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला था। यह ना आर्थिक शोषण यानी धन निष्कासन सिद्धांत पर ही प्रकाश डाला था। पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक के द्वारा। टीआरई 3 का क्वेश्चन पूछा गया। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा जो है भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालती। दादा भाई नौरोजी को जो है ना भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। प्रॉपर्टी अन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी नहीं था, बल्कि ये राष्ट्रवादी नहीं था। ठीक है, ये राष्ट्रवादी नहीं था, बल्कि बंगाली था, द हिंदू था, द महारत्ता था। द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी नहीं था, ध्यान रखना। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, द बंगाली, द महारत्ता यानी मराठा, मराठा महारत्ता को मराठा समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाला था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित किया जाता था? यह अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष। और इसके ऊपर और था, कौन घोष ही था? आइए देखते हैं अगर दिया होगा तो। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय जागृति के प्रचार के लिए जो ना उभरे सबसे शक्तिशाली समाचार पत्र थे सुधारा, केसरी, मराठा, नवजीवन, स्वदेश मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान, मातृभूमि। अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में दो भाई शिशिर कुमार घोष और मोती लाल घोष, यही दोनों था दोस्तों। ठीक है, 1868 में दो भाइयों के द्वारा किया गया था स्टार्ट, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया किसके द्वारा, किसने किया? महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया एक अंग्रेजी साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका थी जो भारत के स्वाधीनता संघर्ष के दौर में अत्यंत प्रभावशाली मंच बना। इसे इसे जो ना 1919 से 31 के बीच में महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया गया। चूंकि प्रश्न में यंग इंडिया के स्थान पर द यंग इंडिया लिख दिया, इसलिए बिहार लोकसभा आयोग ने इसे हटा दिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यंग इंडिया नहीं था, बल्कि संध्या, युगांतर, गदर ये सब क्रांतिकारी टाइप का था। यंग इंडिया जो पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधि के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन का समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? यह बाबा साहेब अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना था। सर चिमन लाल हरिलाल शीतलवार इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर बने। सभा का संकल्प शिक्षित करना और उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष शोषितों की समस्याओं को रखना। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। ठीक है, न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर लाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन है? ये अरविंद घोष है। न्यू लैंप न्यू लैंप न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला जो है ना 1893 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों के लेखक कौन थे? अरविंद घोष। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण कांग्रेस के साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढूल ढूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला यानी कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। ढूल मूल रवैया अपनाने का। न्यू न्यू लैंपस फॉर द ओल्ड किसने लिखी थी?
ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पेट्रियाट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना जनवरी 1853 में कलकत्ता के एक व्यवसायी मधुसूदन राय के नेतृत्व में हुई। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले इस पत्र के संपादक के रूप में गिरीश चंद्र घोष की नियुक्ति की गई। आगे चलकर हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। अतः इस कारण कुछ पुस्तकों में हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक के रूप में गिरीश चंद्र घोष का नाम आता है, जबकि मधुसूदन राय और गिरीश चंद्र घोष दोनों ही इनकी स्थापना और महत्वपूर्ण भूमिका है। मधुसूदन और गिरीश चंद्र घोष दोनों का नाम आना चाहिए। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो है ना सी आर दास के द्वारा लिखा गया, चितरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? सी आर दास के द्वारा लिखा गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चितरंजन दास थे। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो ना लाला लाजपत राय थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा और एनी बेसेंट ने जो कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्र का संपादन किया। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो ना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो ना, आइए देखते हैं, अल हिलाल है कि क्या है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो ना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो 1940 से 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनके द्वारा जो ना अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादित किया गया था। आइए देखते हैं। अल हिलाल का संपादक अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इंडिया विम्स फ्रीडम, गुबार ए खातिर आदि अबुल कलाम आजाद की प्रमुख रचना है। जबकि जमींदार ए कॉमरेड अखबार के संचालन में क्रमशः सिराजुद्दीन और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जुड़े हुए थे। इंडिया विम्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। इंडिया विम्स फ्रीडम के लेखक भी अबुल कलाम आजाद है, ध्यान रखना है। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? पुस्तक इंडिया डिवाइडेड जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण प्रकाश जनवरी 1946 में हुआ था। इस पुस्तक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 6 भागों में बांटा। इसमें मुख्यतः भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की? 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत के आकार देने में प्रभावशाली रहा, वह जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। जी सुब्रमण्यम जी जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा जो है ना 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किया गया। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया गया। द हिंदू की स्थापना 1878 में जी सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में 6 युवा राष्ट्रवादियों के द्वारा मद्रास में की गई थी। यह अखबार 1878 के साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ और 1889 में दैनिक अखबार के रूप में परिवर्तित हो गया। साप्ताहिक से शुरू किया, सप्ताह में आता था, उसके बाद 1889 से द हिंदू जो है प्रतिदिन के रूप में स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित में से अंकों का मिलान करना। पुस्तक है और लेखक है, ठीक। इधर पुस्तक है, इधर लेखक है। आइए देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक ताराज चंद्र, ये सही है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसका लेखक जो है ना कौन हो जाएगा? इसका लेखक के दत्ता, इसका लेखक के दत्ता हो जाएगा। और आनंद मठ जो है ना, आनंद मठ
बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ये तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिंस प्रिंसपेट ऑफ सीजस यानी प्रिंसपेट्स ऑफ सीजस जो है ना किसके द्वारा लिखा गया? यह प्रिंसेस ऑफ सीजस राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्रिंसपेट ऑफ सीजस जो राजा राम मोहन राय के द्वारा। इंडियन मुसलमान जो है ना ये डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया इंडियन मुसलमान। आइए नीचे। इंडिया हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र के द्वारा लिखा गया। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास है आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। इनका कथानक सन्यासी विद्रोह 1873 से 1800 पर आधारित है। और प्रिंसपेट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। द इंडियन मुसलमान डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की रचना है। एवं के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अरनेस्ट के लेखक जो है ना वेलेंटाइन सिरोल थे। इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो है ना वेलेंटाइन सिरोल थे। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक जो है ना वेलेंटाइन सिरोल थे। उन्होंने उन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जन्मदाता कहा। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो बंकिम चंद्र चटर्जी है। यह उपन्यास 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राज सिंह और विश्व वृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी का बंगाली भाषा में प्रकाशित पहला उपन्यास था। झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत जो है ना श्यामलाल श्यामलाल पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया था। झंडा गीत की रचना सृजन श्यामलाल गुप्त पार्षद के को प्राप्त। वंदे मातरम की गीत के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जो यह गीत यह गीत बाद में सन्यासी विद्रोह के पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। और 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था वंदे मातरम को। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीय देशभक्तियों के प्रति प्रोत्साहन किया? वह आनंद मठ में था। महात्मा गांधी एवं बिहार सम रेमी रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ अन्य प्रमुख कृतियाँ सत्याग्रह इन चंपारण, इंडिया डिवाइडेड और एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी यानी एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। सत्याग्रह इन चंपारण राजेंद्र प्रसाद की है। द गिल्डी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गिल्डी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक जो है रस्किन बॉन्ड। द गिल्डी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। द गिल्डी ऑफ रास्कन नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक है। ठीक है। देशेर देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा था। देशेर कथा जो है देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतन एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1904 में किया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक जो है ना ज्योतिबा फुले। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। पिछड़े वर्गों के उत्थान सत्यशोधक समाज के मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जातियों के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठन रूप में प्रचार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों यानी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। लेखक लेखकों की सूची फर्स्ट और 1857 की पुस्तकों की सूची सेकंड से मिलाएं। ठीक है।
आइए मिलाते हैं। बीडी सावरकर जो है ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और एस एन सेन जो है ना, एस एन सेन जो है ना 1897, अच्छा एस एन सेन के द्वारा 1857, 1857, एस एन सेन के द्वारा 1857 लिखा गया। और रे एरिक स्टोकस के द्वारा किसान और राज। और ए बी चौधरी के द्वारा नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह। आइए बी डी सावरकर के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, एस एन सेन 1857, ठीक, 1857 के विद्रोह। एरिक स्टोकस किसान और राज। एस बी चौधरी नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह। उद्बंध प्रकाश के लेखक, उद्बंध उद्बंध प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि। उद्बंध प्रकाश के लेखक मौलिक कवि है। उद्बंध प्रकाश 18वीं सदी की रचना है जिसके रचनाकार मौलिक कवि थे। मौलिक कवि ने दो अन्य रचना उद्बंध विनोद एवं बाण सिंह की भी रचना की थी। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा ने इंडिया डिवाइडेड मोस्ट पावरफुल प्राइज मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, सागरिका घोष, सागरिका प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया था? यह सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया था। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया था। सागरिका घोष द्वारा जो अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? यह जो है ना सुनीता नारायण के द्वारा लिखा गया था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट पुस्तक जो है सुनीता नारायण के द्वारा लिखा गया था। और सुनीता नारायण एक पर्यावरण पर्यावरणविद एवं राजनीतिक कार्यकर्ती थे एवं उन्हें वर्ष 2005 में भारत सरकार ने पद्म श्री प्राप्त हुआ था। पुस्तक 90s, पुस्तक 90s 84 किसके द्वारा लिखी गई थी? यह जो है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया था। पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई थी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एन नॉन इंडिया लिखा है और नीरज सी चौधरी ने, नीरज सी चौधरी ने। आइए आगे बढ़ते हैं। अनीता रॉडिक किसकी लेखिका है? अनीता रॉडिक जो है किसकी लेखिका है? बिजनेस जेस अनयूजलेस, ठीक है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा जन दो भागों में लिखा गया 56 अध्याय में विभक्त पुस्तक है। इस पुस्तक में अरविंद घोष ने अंतर्ज्ञान के आधार पर पश्चिमी विचार एवं पूर्वी अध्यात्मवाद का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त अरविंद घोष ने सावित्री, सावित्री द सिंथेसिस ऑफ योगा, एसेज ऑन द गीता पुस्तकें लिखी है। द मुर्स लास्ट, द मुर्स लास्ट साई के लेखक हैं। द मुर्स लास्ट साई के लेखक जो ना सलमान रुश्दी है। द मुर्स लास्ट साई के लेखक भारतीय मूल के सलमान रुश्दी है। इसका प्रकाशन 1995 में हुआ, ठीक है। टाइम्स ऑफ स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य है। इसकी रचना रोमी देवी, रोमी देव है। इसकी कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार एम एफ हुसैन के हाथों में हुआ, ठीक। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट को जो ना कपिल देव की पत्नी रोमी देव ने लिखा, जिसे एलाइड पब्लिश्ड, एलाइट पब्लिशर्स ने वर्ष 1994 में प्रकाशित किया। कपिल देव के खेल जीवन का विवरण देने के लिए पुस्तक विमोचन एम एफ हुसैन ने किया। आइए लेखक और पुस्तक है। चार्ल्स डिकेंस, एक क्रिसमस केरोल। सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन,
शशि थरूर, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, खुशबंश, द कंपनी ऑफ वुमेन। कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन को आइए देखते हैं। कला एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। बस दोस्तों, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर इतना दूर आप देखे हैं, अगर वीडियो आपको सही लग रहा है, मेहनत आपको सही लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि इसी प्रकार हमेशा वीडियो आते रहेगा हर एक चीज़ का। ये बुक जैसे घटना चक्र खत्म होगा, उसके बाद दूसरा पब्लिकेशन का बुक लाएंगे, और जिससे आप सबका रिवीजन और अच्छी तैयारी आगे बढ़े, उसके लिए हम हमेशा कार्य प्रसरत रहेंगे, हमेशा काम करते रहेंगे इस पर। कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन को आइए देखते हैं। उस 16वीं सदी की बाबरी बाबरी का नाम क्या है? उस 16वीं सदी की बाबरी का नाम क्या है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? वह राजाओं की बावली। दिल्ली के महरौली पुरातात्विक उद्यान में स्थित राजाओं की बावली लगभग 1506 के आसपास सिकंदर लोदी के काल में निर्मित 4 स्तरीय सीढ़ीनुमा कुआं है, जो लोदी काल के स्थापत्य और जल संचरण तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया और टीसीएस फाउंडेशन के सहयोग से राजा राजाओं की बावली राजाओं की बावली का संरक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? आइए देखते हैं। चित्रकूट मंदिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दोनों राज्यों में स्थित चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश में, और चित्रकूट मंदिर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था? 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला जो है हरिद्वार में मनाया गया था। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में 1998 में आयोजित हुआ था। भारत के हरिद्वार अतिरिक्त 3 अन्य स्थानों इलाहाबाद, अब प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है। जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने। जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने किया था। ये पटना का, सॉरी, दिल्ली का जंतर मंतर नहीं दोस्तों। जंतर मंतर देखे तो हमको लगा दिल्ली वाला होगा। जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने किया था। यह सिटी पैलेस के निकट स्थित है। सम्राट यंत्र और राम यंत्र, राशि बलय यंत्र और कपाली यंत्र जंतर मंतर वेधशाला के प्रमुख यंत्र हैं, जिनसे सूर्य और चंद्र की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है। उल्लेखनीय है कि सवाई जय सिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर में बनवाई, जिनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी और अत्यंत तर्कसंगत है। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? यह अभी अभिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पेंट किया गया था। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? अभिंद्रनाथ टैगोर। अभिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो ना भारत माता को पेंटिंग किया गया था। भारत माता के प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अब नेन्द्रनाथ या अभिंद्रनाथ, देखिएगा, अवनींद्रनाथ या अभिंद्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं अभिंद्रनाथ। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं अभिंद्रनाथ। उन्होंने ही भारत माता की पेंटिंग पेंट किया था। सब 5 में चित्रित एक पेंटिंग है। निम्नलिखित विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार हैं। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के जो है ना, आइए दोस्तों देखते हैं। आंध्र प्रदेश के बुर्रा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बुर्रा हो गया। और उसके बाद असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का जो ना, हिमाचल प्रदेश का नट्टी, अच्छा, हिमाचल प्रदेश का नट्टी, राजस्थान का घूमर हो जाएगा। आंध्र आंध्र प्रदेश का जो ना बुर्रा, और असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नट्टी, राजस्थान का घूमर। ठीक है। था थारडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? वह म्यांमार में। थारडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? म्यांमार में। थार थारडीग्यूट महोत्सव का आयोजन म्यांमार में किया जाता है। इस
त्योहार में म्यांमार में प्रकाश महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। यह त्योहार म्यांमार और सिंगयान त्योहार के पश्चात सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है। ध्यान है कि यह त्योहार 3 दिन तक चलता है, जिसमें पूर्णिमा के दिन दिन पूर्व का दिन और पूर्णिमा के दिन एवं पूर्णिमा के एक दिन पश्चात का दिन का शामिल है। निम्नलिखित राज्य के कौन सा सही है? ठीक है। शेख शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है और चित्रदुर्ग किला कर्नाटक में है। ये दोनों सही है। ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है और कुरुक्षेत्र जनपद के थानेसर में स्थित है, जबकि चित्रदुर्ग का किला कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। बारावती यानी बारावती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? वह उड़ीसा में। बारावती किला जो भारत के उड़ीसा राज्य में है स्थित है। यह उड़ीसा के कटक क्षेत्र में स्थित है। आइए, पारंपरिक खेल और राज्य जहाँ वे खेले जाते हैं। पारंपरिक राज आइए देखते हैं। कलारी पट्टू केरल का खेल है। तीरंदाजी मणिपुर का। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का। मल मल्लखम्ब मध्य प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है ना युग में सही है? कौन सा सही है? मोलेरा नृत्य महोत्सव गुजरात और बानेश्वर मेला राजस्थान। दोनों के दोनों सही है दोस्तों। आइए, मोलेरा नृत्य महोत्सव गुजरात और बानेश्वर मेला राजस्थान। अभी हम सब अच्छा हमको लगा 1 घंटे में समाप्त कर देंगे, पर टाइम 4 चैप्टर था बस, पर इतना इम्पोर्टेंट था, इतना बड़ा बड़ा टॉपिक है कि दोस्तों बता नहीं सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा खासा टाइम लग रहा है, इसीलिए अच्छे प्रकार से ध्यान से पढ़ते जाइएगा। मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश के विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्यों का महोत्सव है, मामल्लपुरम। ठीक है। और यह महाभारत राधा कृष्ण, सही कथन बोल रहे हैं दोस्तों। महाभारत राधा कृष्ण और बल्ली मुक्ता शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं का संवेदनशील नृत्य स्वरूपों के माध्यम से जीवंत किया गया। पहला, तीसरा और चौथा सही है। पृष्ठभूमि ऐतिहासिक अर्जुन तप मूर्ति श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर सम्मोहनकारी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। मामल्लपुरम नृत्य उत्सव भारत में उल्लेखनीय त्योहारों में से एक है, जो पूरी तरह देश के पारंपरिक ललित कलाओं को समर्पित है। यह महाबलीपुरम में जो 4 सप्ताह तक मनाया जाता था। कथन दूसरा औसत है, यानी 4 सप्ताह तक मनाया जाता है। इस महोत्सव को महाबलीपुरम नामक शहर में लगभग 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। नहीं, 10 दिन नहीं, 4 सप्ताह, यानी 7 उनचास 49 दिन लगभग चलता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? निम्नलिखित कौन सा राज्य गणगौर त्योहार मनाता है? वह राजस्थान जो है गणगौर त्योहार मनाता है। गणगौर त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। यह चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को आता है। इस दिन लड़कियां और महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती है। होयसल कला के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। होयसल कला के संबंध में, होयसल शैली जो है ना 1050 से 1300 तक कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुई और यह कला का नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है। ठीक, 1 3 और 1 2 3 सॉरी, ये भी है। होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी और पट्टडकल में आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जा सकती है। ये तीनों सही है दोस्तों। ठीक है। आइए देखते हैं। होयसल शैली 1050 से 1300 ईस्वी में कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुआ था। पला सही है। होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी और पट्टडकल में प्रारंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जा सकती है। अतः कथन दो भी सही है। और इस कला का नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित कैसब मंदिर है, जो तीसरा भी सही है। होयसल मंदिर अलंकरण से युक्त है। अलंकरण अलंकरण में सेलखड़ी का प्रयोग अधिकता में किया गया है। सेलखड़ी पत्थर की अपेक्षा नरम होता है, अतः चौथा गलत है। सेलखड़ी पत्थर की अपेक्षा नरम होता है। ठीक है। आइए, 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्सव और मेलों के बारे में विचार करना है। मेल के बारे में विचार करना है। 1 2 3 इसमें सही है। भारत के उत्सव केरल के
त्रिचूर में आयोजित पूरम उत्सव का मुख्य आकर्षक भव्य रूप सजाए गए हाथियों का परेड है। दूसरा, असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। तीसरा, कार्तिकेय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु केरल के हिस्सों में कार्तिकेय पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है। पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिले में किया जाता है। पुष्कर पुष्कर में ही प्रसिद्ध ब्रह्म जी का मंदिर है। पुष्कर जैन तीर्थों के लिए प्रसिद्ध है। बिहू असम में मनाया जाता है। पूरम उत्सव का मुख्य आकर्षण हाथियों की परेड परेड होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है सांचीपुरम में स्थित है? सांचीपुरम में जन्म एक एका एकामेश्वर मंदिर। सांचीपुरम कांचीपुरम में स्थित है एकाम्बरेश्वर मंदिर। ठीक है। एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है ना कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। यह मंदिर निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था। एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम में है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसका पुनर्निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी ईसा ईस्वी में पल्लवों द्वारा किया गया था। आगे चलकर विजयनगर शासकों ने मंदिर का निर्माण का योगदान दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। यह नृत्य प्रकृति में भक्तिपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य नव वैष्णववाद का प्रचार करना है। असम के महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा इसे पेश किया गया था। यह भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य में से एक है। संत कबीर के सम्मान में महगर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। वह 1987 में 1987 में। ठीक है। विश्व के मानवता का संदेश देने वाले महान व्यक्ति संत कबीर की मृत्यु स्थली पर 1987 में मगहर महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ शुरुआत की। पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेजों में संग्रह को व्यवस्थित करने के पहले प्रयासों से शुरू हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह एक गैर सरकारी संस्थान था। यह मालिकाना आधार पर चलाया जाता था। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपियाड वेबसाइट के अनुसार उत्तर कोरिया और पोंगलयांग में स्थित फुटबॉल का सबसे बड़े स्टेडियम जो है ना रुंगाडो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ मई के दर्शक क्षमता जो है ना 1.5 लाख। कुछ स्रोतों के अनुसार 1,14,000। विश्व में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में। इसके दर्शक की क्षमता 1,32,000। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी मूर्ति के मूर्तिकार फ्रेडरिक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका बोल रहा है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोलडी बार्थोलडी है। जिस आधार पर इसे स्थापित किया गया उस वास्तुविद रिचर्ड मॉरिस हंट तथा आंतरिक ढांचे के अभियंता अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने फ्रांस अमेरिकी दोस्ती के प्रतीक रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 28 अक्टूबर 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान किया। यह मूर्ति न्यूयॉर्क बंदरगाह के लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। तो फाइनली हम सबका दोस्तों आज आधुनिक भारत आज जो है आधुनिक भारत फाइनली रूप से समाप्त हुआ। फाइनली समाप्त हुआ आधुनिक भारत हम सबका। और इस प्रकार हम सब 7-8 एपिसोड में अच्छी तरीके से हम सब समाप्त कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक
किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। और ये सब आप सबके लिए रिवीजन के लिए करते हैं, ताकि एग्ज़ाम नज़दीक में जितना फास्ट रिवीजन हो जाए। और कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। कुछ सुझाव हो, कुछ और पब्लिकेशन का बुक पढ़ाना होगा तो उसके बारे में भी बोल सकते हैं। ये बुक के आप बुक का नाम बताइए, उसके बाद उसी बुक को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है।